हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन। ये टॉपिक सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट एंड जो भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो भी हम लोग वीडियो पढ़ने वाले हैं ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। क्वेश्चंस जैसे पूछता है वैसे ही हम लोग उसके सोल्यूशंस भी आपको डिस्कस करेंगे एंड एक एक चीज आपको डेप्थ में यहाँ पर सीखने मिलेंगी। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो वी आर starting with the new chapter that is called as introduction to steel structures कि स्टील स्ट्रक्चर होता क्या है। अगर मैं स्टील इंडस्ट्री की बात करूं तो स्टील इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में स्टील का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको स्टील की फैक्ट्री बनानी है तो वहां पे भी स्टील का इस्तेमाल होने वाला है। अगर आपको घरों में लेट अस से कोई गेट बनाना है, विंडोज बनानी है, तो वहां पर भी स्टील का इस्तेमाल होता है। तो स्टील की इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहां पर उसका एक वाइड एप्लीकेशन है। इसीलिए एक आर्किटेक्ट को, एक इंजीनियर को सिविल स्ट्रक्चर्स पढ़ना, उसका डिजाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्टील का एडवांटेज क्या है, हम स्टील का इतना यूज क्यों कर रहे हैं, इतना वो मार्केट में क्यों चल रहा है एज कंपेयर टू कंक्रीट। तो अगर मैं सबसे पहले इसकी खासियत की बात करूं, इसके एडवांटेज की बात करूं, तो ये इसका पहला एडवांटेज है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। स्टील स्ट्रक्चर या फिर स्टील मेंबर का स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से इसको हम लोग हैवी लोडिंग के लिए यूज करते हैं। जो भी बड़ी बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं जैसे कि ब्रिजेस बनते हैं स्टील के, जिसपे रेलवे क्रॉसिंग होती है, एंड बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनते हैं, बड़े बड़े वर्कशॉप्स बनते हैं, ये सारे के सारे स्टील के बनते हैं। क्यों? क्योंकि स्टील का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है एंड उसके जो सेक्शंस होते हैं ना वो थोड़े लाइट वेट होते हैं। सेक्शन का लाइट वेट होना और सेक्शन की स्ट्रेंथ ज्यादा होना ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए कंस्ट्रक्शन के समय पे। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है हाई स्ट्रेंथ। तो आपके स्टील मेंबर का स्ट्रेंथ ज्यादा हाई होता है जिसकी वजह से हम उसको हेवीली लोडेड स्ट्रक्चर्स में यूज कर सकते हैं। दूसरा एक टर्म है हाई डक्टिलिटी, ये इसका एडवांटेज है दूसरा, हाई डक्टिलिटी। अब जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिसको डक्टिलिटी का मतलब नहीं पता, तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज बताऊंगा कि डक्टिलिटी का मतलब होता है परसेंटेज इलोंगेशन, या फिर मटेरियल फेल होने के पहले कितना ज्यादा डिफॉर्म करता है, कितना ज्यादा इलोंगेट करता है, या फिर कितने समय बाद जाके फेल होता है, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसमें मटेरियल फेल होने के पहले बहुत ज्यादा डिफॉर्म करेगा एंड बाद में जाके फेल होगा। अचानक से फेल नहीं होने वाला, वो आपको लंबा समय देगा फेल होने के लिए एंड देन इट विल फेल। तो डक्टिलिटी को हम लोग मेजर करते हैं परसेंटेज इलोंगेशन के टर्म्स में कि आपके मटेरियल का परसेंटेज इलोंगेशन कितना है। अगर आपको परसेंटेज इलोंगेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज इलोंगेशन दैट विल बी इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो परसेंटेज इलोंगेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू 100। तो एक डक्टाइल मटेरियल की खासियत ये होती है कि उसका परसेंटेज इलोंगेशन 15% से ऊपर होता है। When the percentage elongation of a material is more than 50%, 15%, then it is called as ductile material. तो स्टील की एक अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ परसेंटेज डक्टिलिटी होती है 20% के आसपास, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज यूजफुल इन द डिजाइन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। अब ध्यान देना, ऐसी एरिया जहां पर अर्थक्वेक बहुत फ्रीक्वेंटली आता है वहां पर हम लोग अगर स्टील स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं तो स्टील को एक प्रॉपर डक्टिलिटी होने की वजह से वो लंबे समय तक के सस्टेन कर सकता है। मतलब अर्थक्वेक के वाइब्रेशंस को एक लंबे समय तक सस्टेन करना ये इसकी एक अच्छी खासियत है। तो हाई डक्टिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेजियस प्रॉपर्टी ऑफ द स्टील, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा टर्म है लॉन्ग लाइफ। अगर हमने स्टील को प्रॉपरली मेंटेन किया, अगर एकदम उसको रिगरस एनवायरनमेंट में नहीं प्लेस किया और प्रॉपर उसको प्रॉपरली उसको हमने सर्विस दिया, देन इट हैज अ गुड लाइफ। मतलब स्टील की एक लाइफ होती है कि नॉर्मली 50 साल तक के वो कोई आपको प्रॉब्लम देगा नहीं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है रिसाइक्लेबल मटेरियल। आप स्टील को बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, उसको वापस यूज कर सकते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इज रिसाइक्लेबल मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट है लाइट वेट। अब मैंने पहले पॉइंट में डिस्कस किया कि स्टील का स्ट्रेंथ ज्यादा है, वेट कम है।
वेट कम स्ट्रेंथ ज्यादा, इसका ये मतलब है कि आप उसको प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, आप उसको साइड पे हैंडल कर सकते हो एंड प्रॉपरली इरेक्ट कर सकते हो। तो स्टील का ये एडवांटेज है कि स्टील मटेरियल लाइट वेट होता है, लाइट वेट होने की वजह से उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका इरेक्शन मतलब साइड पे उसको असेंबल करना, फिर उसको हैंडल करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट है प्री फैब्रिकेशन। अब आपने एक टर्म सुना होगा प्री फैब्रिकेशन का, कि स्टील मटेरियल को हम लोग प्री फैब्रिकेट कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग उसको साइट पे, सॉरी उसको पहले वर्कशॉप पे बना के साइट पे जाके असेंबल करेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, मतलब इसमें स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन थोड़ा फास्ट है। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो दैट स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज फास्ट, इज फास्ट। तो प्री फैब्रिकेशन का बस मतलब यही होता है कि वर्कशॉप पे उस स्टील स्ट्रक्चर को बनाना एंड साइट पे जाके असेंबल करना, दैट इज कॉल्ड एज प्री फैब्रिकेशन। जैसे आपके घर के दरवाजे होते हैं स्टील के, वो हम लोग वर्कशॉप पे बनाते हैं एंड साइट पे आके असेंबल करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गए इसके एडवांटेजेस। अब बात करते हैं ऐसे कुछ डिसएडवांटेजेस की। पहला डिसएडवांटेज ये है कि स्टील एक कॉस्टली मटेरियल है, स्टील कंक्रीट के मुकाबले थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए ये एक तरह का डिसएडवांटेज हो गया, मतलब स्टील का कंस्ट्रक्शन करना थोड़ा महंगा पड़ता है आपके लिए। दूसरा, फायर ससेप्टिबिलिटी। अब स्टील मेंबर फायर इजीली कैच कर लेता है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आपको पता होगा कुछ साल पहले ट्विन टावर पे एक अटैक हुआ था, उस अटैक को करवाया था ओसामा बिन लादेन ने। एंड आपको जान के हैरानी होगी कि ओसामा बिन लादेन खुद एक सिविल इंजीनियर था, तो उसको ये पता था कि ये जो ट्विन टावर है ये स्टील का बना हुआ है एंड स्टील इजीली फायर कैच कर लेता है। तो आप देख सकते हो कि वो डिस्ट्रक्शन कितना हैवी हुआ था उस टाइम पे, वो स्टील की बिल्डिंग कुछ ही मिनटों में ढल गई थी। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिसएडवांटेजेस फीचर ऑफ स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, तो याद रखना स्टील फायर ससेप्टेबल है, वो फायर को इजीली कैच कर लेता है। नेक्स्ट एक डिसएडवांटेज है करोजन। आपको सबको पता है कि स्टील मटेरियल करोड हो सकता है, अगर आपने उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट में प्लेस नहीं किया तो वो जंग खा लेगा या फिर उसमें करोजन आ जाएगा। करोजन को रोकने के लिए फिर महंगे महंगे पेंट्स आते हैं, वो पेंट से इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली करोजन इज प्रोपोर्शनल टू मेंटेनेंस कॉस्ट, करोजन बढ़ा तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। लास्ट पॉइंट है फटीक। फटीक का ये मतलब होता है कि अगर मान लो आपके स्टील मेंबर में रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आए, देखो मैंने अंडरलाइन कर लेता हूं, इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। मतलब लेट अस से आपके सिस्टम में अर्थक्वेक आया एरिया में, आपके बिल्डिंग में अर्थक्वेक की वजह से लेट अस से कभी कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहे हैं, कभी टेंसाइल स्ट्रेस आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। मतलब एक ही तरह का स्ट्रेस नहीं आना, मल्टीपल स्ट्रेसेस आना बार बार, उसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। तब आपके स्टील स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है ना बहुत रैपिडली गिर जाती है, तो उसको बोलते हैं फटिक या फिर फटिकनेस। तो फटिक इज नथिंग बट इफ स्टील इज सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस देन इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, जिससे इसकी स्ट्रेंथ में बहुत ही कमी हो सकती है। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज फटिकनेस इन स्टील मेंबर्स। तो आई होप आपको सबसे पहला क्वेश्चन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को आता ही है। ठीक है, एंड ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना जरूरी है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है स्टील का। अब हम बात करेंगे कि इसमें आईएस कोड कौन सा यूज होता है। तो अगर हम नए कोड की बात करें तो आपके पास एक नया कोड आया अभी जिसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड 2007 विच इज बेस्ड ऑन प्लास्टिक थ्योरी। अब काफी रिसर्च हुई है मटेरियल पे कि मटेरियल को इफेक्टिवली यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए प्लास्टिक थ्योरी बनी है। तो इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007 इज बेस्ड ऑन द प्लास्टिक थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट तो ये कोड है अपना इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007, ये एक न्यू कोड है, दिस इज न्यू कोड। एक पुराना कोड है जो आज की तारीख में भी बहुत स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड 800 1984। ये कोड पुराना कोड है, ये बेस्ड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे, और इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007 ये बेस्ड है लिमिट स्टेट मेथड पे। ठीक है, तो आपको लेटेस्ट वाला कोड पढ़ना है। लेटेस्ट वाला कोड कौन सा आपका? इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007 विच इज बेस्ड ऑन प्लास्टिक थ्योरी और लिमिट स्टेट मेथड।
नेक्स्ट आपको इसमें एक स्टील टेबल रेफर करना पड़ता है। ये आपके सामने इसका फिगर मैंने आपको दिया हूँ कि स्टील टेबल क्या होता है। एक प्रिंटेड बुकलेट है जिसका ऑथर लेटर से रामामूर्थम का अगर आप परचेस करते हो तो इसमें प्रॉपर्ली आपको दिया हुआ है। इसमें सेक्शंस के साइजेस दिए होते हैं आपको, जो भी हम लोग स्टील इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो कोई भी डिजाइनर स्टील टेबल में से सेक्शंस को चूज करता है एंड स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है। ठीक है, तो ये प्रिंटेड बुकलेट आपको परचेस कर लेना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक है कि स्टील इंडस्ट्री के अंदर टाइप्स ऑफ सेक्शंस कौन से होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास ऐसे 7-8 रोल स्टील सेक्शंस है। तो पहला है रोल स्टील आई सेक्शन, मतलब आई शेप का सेक्शन। दूसरा है रोल स्टील सी सेक्शन, जिसको हम बोलते हैं चैनल सेक्शन, वी कॉल इट चैनल सेक्शन। नेक्स्ट है एंगल सेक्शन, नेक्स्ट है टी सेक्शन, देन वी हैव रोल स्टील ट्यूब्स और hollow sections, we have rolled steel bar, and we have rolled steel plates, sheets and strips। तो ये बहुत तरीके के हमारे पास रोल स्टील सेक्शंस अवेलेबल है जो कि अलग अलग शेप में मोल्ड किए जाते हैं। कभी आई शेप का, कभी सी शेप का, कभी एंगल शेप का। एंगल का मतलब होता है एल शेप, एंगल का मतलब होता है एल शेप होगा। ठीक है, मैं एक एक को डेप्थ में डिस्कस करने वाला हूं, फिगर्स ड्रॉ करेंगे। हम लोग ये समझने वाले हैं कि आई सेक्शन कहाँ यूज होता है, सी सेक्शन कहाँ यूज होता है, एंगल सेक्शन कहाँ यूज होता है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो सेक्शन है उसका नाम है रोल्ड स्टील आई सेक्शन। तो आइए सबसे पहला सेक्शन देखते हैं जिसका नाम है आई सेक्शन। अब आई सेक्शन को ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं एज अ बीम। जैसे आपने आरसीसी में पढ़ा था ना कि हम लोग घरों में बीम यूज करते हैं, तो वैसे ही स्टील इंडस्ट्री में बीम होती है आई शेप की, ऐसे याद रखना। तो इट इज वाइडली यूज्ड एज बीम एंड कॉलम। कॉलम्स में हम लोग अगर हेवी आई बीम है तो हेवी आई बीम को हम लोग कॉलम की तरह यूज कर सकते हैं। अब याद रखना इसको डेसिग्नेट कैसे किया जाता है। इट इज डेसिग्नेटेड बाय इट्स ओवरऑल डेप्थ एंड वेट पर मीटर। अब जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, आपको एज इट इज कॉपी करना है। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी स्टूडेंट्स को इसके डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब आई सेक्शन का डिजाइन आता है, तो कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई सेक्शन को डेसिग्नेट करने के लिए हम उसका ओवरऑल डेप्थ एंड उसका वेट पर मीटर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं मैं आज आपको बताता हूँ। आप फिगर में देख सकते हो, आपके पास आई सेक्शन दिख रहे होंगे आपको। तो आई सेक्शन का जो शेप होता है ना, वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये होता है आई सेक्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टॉप फ्लैंज, इसको बोलते हैं बॉटम फ्लैंज। ठीक है, बीच वाले को बोलते हैं वेब। इसका ओवरऑल डेप्थ होता है एच, एच को बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ। अब जो टॉप फ्लैंज है उसका विड्थ वो बनेगा बी एफ, इसको बोलते हैं बी सफिक्स एफ, मतलब विड्थ ऑफ द फ्लैंज। वेब का थिकनेस इसको बोलते हैं टी डब्ल्यू, क्या बोलते हैं इसको, टी डब्ल्यू बोलते हैं। सिमिलरली फ्लैंज का थिकनेस इसको बोलते हैं टी एफ, थिकनेस ऑफ फ्लैंज। तो ये इसके कंपोनेंट्स आपको याद रखना कंपलसरी है कि आई सेक्शन में ऊपर नीचे में फ्लैंज होता है, बीच में वेब होता है। एच को बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ, और आई सेक्शन को उसके ओवरऑल डेप्थ एंड उसके वेट के हिसाब से डेसिग्नेट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके टाइप्स देख लो। ISLB, ISMB, ISJB, HB, WB। ठीक है, ये रिपीट हो गया। ध्यान देना, इसको शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं, ये आपको स्टील टेबल में मिल जाएंगे। सबसे पहला है ISLB। ISLB का मतलब होता है लाइट वेट बीम, मतलब जिसका वेट कम होता है। दूसरा होता है ISMB, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम। JB को बोलते हैं जूनियर बीम। HB को बोलते हैं हेवी वेट बीम। अब हेवी वेट बीम हो गया, मतलब ये हम लोग एज अ कॉलम्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ISWB, उसको बोलते हैं वाइड फ्लैंज बीम, जिसका फ्लैंज वाइड होता है, उसको बोलते हैं ISWB। तो ये आपको फुल फॉर्म्स भी याद रखने जरूरी है, आपको डिजाइन में काम आते हैं। अब एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं। जैसे मान लो कोई डिजाइनर है, उसने ISMB
400 चूज किया स्टील टेबल से और यहाँ लिखा है एट द रेट से 71.6 kg पर मीटर, ऐसा उसने लिख दिया। ठीक है, तो अब उसको डेसिग्नेट कैसे करेंगे, हमको समझेंगे कैसे कि हमने आई सेक्शन कौन सा यूज किया है। तो याद रखना वहां लिखा है ISMB मतलब मीडियम वेट बीम है। यहाँ पर 400 का मतलब है उसका ओवरऑल डेप्थ जिसको हम बोलते हैं H, वो होता है 400 मिलीमीटर का, वो होता है 400 मिलीमीटर का। एंड उसका जो वेट है 1 मीटर का वेट पर मीटर वो कितना है, वो है 71.6 kg, दैट इज 71.6 kg। सो आई सेक्शन को डिसिग्नेशन ओवरऑल डेप्थ एंड उसके वेट के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका रोल स्टील चैनल सेक्शन, जिसको सी सेक्शन बोलते हैं। ये सी शेप का होता है, इट इज ऑफ सी शेप, ये सी शेप का होता है। इसके पास भी इसका ओवरऑल डेप्थ होता है H। ठीक है, ये इसका विड्थ ऑफ फ्लैंज बोलेंगे BF। ठीक है, इसका फ्लैंज का थिकनेस TF, वेब का थिकनेस TW बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ज्यादातर कॉलम की तरह इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज्ड एज अ कॉलम इन इंडस्ट्री। इसको भी डेसिग्नेट सेम तरीके से करते हैं ओवरऑल डेप्थ एंड वेट पर मीटर के हिसाब से। इसके टाइप्स देख लो, पहला है JC मतलब जूनियर चैनल, नेक्स्ट है ISMC मतलब मीडियम वेट चैनल, नेक्स्ट है ISLC मतलब लाइट वेट चैनल। ठीक है, अब अगर किसी डिजाइनर को डेसिग्नेट करना है, कोई एक चैनल उसने यूज किया है, तो कैसे करेंगे। लेट अस से उसने यूज किया ISMC 250 एट द रेट 30.4 kg पर मीटर, मतलब उसने ओवरऑल डेप्थ कितना दिया है, H कितना दिया है, वो दिया है 250 mm का, एंड उसका वेट पर मीटर कितना है 30.4 kg पर मीटर उसका वेट है। ठीक है, एक सेकंड। तो ये था आपका रोल स्टील चैनल सेक्शन के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे, ये इसका फिगर है। अब हम डिस्कस करेंगे रोल स्टील एंगल्स के बारे में। एंगल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्टील इंडस्ट्री का। हम लोग इसको रूफ ट्रसेस में यूज करते हैं, वी यूज एंगल्स इन रूफ ट्रसेस, ज्यादातर इसका एप्लीकेशन रूफ ट्रसेस में है। ठीक है, आपके सामने एक ट्रस भी दिया हुआ है, तो हम लोग इसको एज अ टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर की तरह यूज करते हैं। तो इट इज यूज इन द डिजाइन ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर। इसको डेसिग्नेट करने के लिए आप देख सकते हैं, आपके सामने फिगर भी दिया हुआ है, ये एल शेप का होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एल शेप लाइक दिस। यहां का विड्थ है लेट अस से L1, यहां का विड्थ है लेट अस से L2, और इसका थिकनेस है T। इसका थिकनेस क्या है T। तो इसको डेसिग्नेट करने के लिए हम लोग इसके लेग्स का, इसको लेग्स बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड लेग्स। ठीक है, इनके लेग का विड्थ लेते हैं और उसका थिकनेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज L1 इंटू L2 इंटू T मिलीमीटर। अब दो तरह के एंगल सेक्शन होते हैं, एक होता है इक्वल एंगल सेक्शन, एक होता है अनइक्वल एंगल सेक्शन, और एक और होता है बल्ब एंगल सेक्शन। तो बल्ब एंगल सेक्शन हम लोग यूज नहीं करते यूजुअली, मतलब आपके एकेडमिक्स में नहीं है बट प्रैक्टिकली यूज होता है। हमारे सामने एक इक्वल एंगल सेक्शन है और दूसरा है अनइक्वल एंगल सेक्शन। इक्वल एंगल का मतलब क्या होता है, इसके दोनों के दोनों लेग्स के साइज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, मतलब 90 इंटू 90 इंटू 8 mm का लेटर से एक एंगल है, तो इसको बोलते हैं इक्वल एंगल सेक्शन। इसको बोलेंगे इक्वल एंगल सेक्शन। अगर एंगल में लेग्स का साइज अलग है, ठीक है, लेटेस्ट से लेग का साइज क्या है, एक 100 का है, एक 90 का है, एक 6 का है, तो L1 ये है, ये L2 है, और 6 क्या है उसका, ये उसका थिकनेस है T, दैट इज थिकनेस T। तो तब हम उसको बोलेंगे अनइक्वल एंगल सेक्शन। जस्ट अ सेकंड। तो दिस इज ऑल अबाउट रोल स्टील एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन हम लोग रूफ ट्रसेस में यूज करते हैं, इसको हम लोग टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन मेंबर की तरह यूज करेंगे। इसका डेसिग्नेशन हमने पढ़ा, दो तरह के सेक्शन होते हैं, एक होता है इक्वल, एक होता है अनइक्वल एंगल सेक्शन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है रोल स्टील टी सेक्शन, मतलब टी शेप का रहेगा।
इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ टी सेक्शन लाइक दिस। इसको हम लोग ज्यादातर रूफ ट्रसेस नहीं, सॉरी, इसको हम लोग यूज करते हैं वाटर टैंक्स में। तो टी सेक्शन इज बेसिकली यूज्ड इन टैंक्स, जो भी स्टील की टैंक्स बनती है ना, उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इसका फ्लैंज है, ये नीचे इसका वेब है, तो उसका थिकनेस टी डब्ल्यू, इसका ओवरऑल डेप्थ एच रहेगा। तो इसमें हम लोग ओवरऑल डेप्थ और उसका वेट पर मीटर का ही इस्तेमाल करते हैं उसको डेसिग्नेट करने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके सामने नंबर ऑफ सेक्शंस दिए हुए हैं। आपके सामने आई सेक्शन दिया हुआ है जो कि बीम की तरह यूज होता है। आपके सामने एंगल सेक्शन दिया है, यहाँ पे इसकी एंगल की स्पेलिंग गलत है, दिस इज द एंगल सेक्शन। नेक्स्ट वी हैव हॉलो सेक्शंस। अभी बहुत सारे हॉलो सेक्शंस भी होते हैं जो कि स्टील इंडस्ट्री में यूज होते हैं। वो रेक्टेंगल शेप के भी हो सकते हैं या फिर सर्कुलर शेप के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टी सेक्शन एंड ये आपने पढ़ा चैनल सेक्शन मतलब सी सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अदर सेक्शन जो कि हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, लेट अस से हम लोग फ्लैट बार यूज करते हैं। एक स्टील की रेक्टेंगल प्लेट होती है, एंगल हमने पढ़ लिया, राउंड हमने पढ़ लिया, हेक्सागोनल शेप की भी रेक्टेंगल की प्लेट्स मिलती है। ठीक है, शीट प्लेट मिलती है, चैनल पढ़ लिया, बीम्स पढ़ लिया, आई सेक्शन पढ़ लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट रेक्टेंगल शेप के ट्यूब्स मिलते हैं, रेक्टेंगल शेप के सर्कुलर बार मिलते हैं, टी शेप के हमने अभी पढ़ा डिस्कस किया अभी, या फिर हाफ राउंड में भी स्टील सेक्शंस अवेलेबल है, या फिर ओवल शेप्स में भी अवेलेबल है। तो बस बोलने का ये मतलब है कि स्टील सेक्शंस अलग अलग शेप में अवेलेबल है, जहां पर रिक्वायरमेंट आएगा हम उसको वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट लिखा है रीबार, ये रीबार हम लोग यूज करते हैं अपने आरसीसी कंस्ट्रक्शन में। तो आरसीसी में भी जो स्टील यूज होता है वो भी एक तरह का रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का स्टील है। एंड जो हम लोग स्टील इंडस्ट्री में यूज करते हैं, दोनों में बस फर्क इतना है कि जो स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल स्टील, एंड जो आरसीसी में यूज होता है उसका जस्ट कार्बन कंटेंट का फर्क होता है एंड पर्पस दोनों का सेम ही है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने एक स्टील की ब्रिज है। तो ये इसका वाइड एप्लीकेशन है कि हम लोग स्टील को एज अ ब्रिज कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें काफी जगह पे कहीं पे आई सेक्शन, कहीं पे एंगल सेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। एक आप ये फिगर देख सकते हैं, तो इसमें एक रूफ ट्रस आपको दिया हुआ है। इसमें जस्ट आपको कंपोनेंट डिस्कस करना होगा, उसका नाम है गसट प्लेट, इसको बोलते हैं गसट प्लेट। अब क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गसट प्लेट, ये क्या होता है, इसका पर्पस क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गसट प्लेट एक ऐसी प्लेट है जो अलग अलग मेंबर्स को आके एक पॉइंट पे आके जोड़ती है। तो इट इज ए कनेक्टिंग प्लेट। तो आप देख सकते हो ये जो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी एक गसट प्लेट है। तो इट इज, यहाँ लिख लेंगे आप, इट इज अ कनेक्टिंग प्लेट, इट इज अ कनेक्टिंग प्लेट। it connects different members, it connects different members from different directions and forms a joint। ये एक तरह का जॉइंट बनाता है, it forms a joint। तो गसट प्लेट का इस्तेमाल मैं इस्तेमाल करूंगा अपने एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम लोग डिजाइनिंग में भी गसट प्लेट का वर्ड यूज करेंगे। तो गसट प्लेट याद रखना एक तरह की कनेक्टिंग प्लेट होती है जो कि अलग अलग मेंबर्स को कनेक्ट करने में हेल्प होती है। तो आप यहां देख सकते हैं, जैसे ये एक मेंबर है, मैं इसको ब्लैक पेन से मार्क करता हूं, ये एक मेंबर है, पहला मेंबर, ये दूसरा मेंबर आ रहा है यहाँ पर, ये तीसरा मेंबर आ रहा है यहाँ पर, और ये चौथा मेंबर आ रहा है यहाँ पर, ये पांचवा मेंबर है। तो अलग अलग मेंबर्स अलग अलग डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आके मिल रहे हैं, एंड उसको कनेक्ट करने का काम किसने किया है, गसट प्लेट ने किया है। तो गसट प्लेट को हम बोलते हैं कनेक्टिंग प्लेट, जो कि अलग अलग मेंबर्स को एक जॉइंट बना के फॉर्म कर देता है। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक हमको पढ़ना है कि डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं विद द हेल्प ऑफ गसट प्लेट। मतलब गसट प्लेट के साथ साथ अगर हम एंगल्स कनेक्ट करें तो कितने अरेंजमेंट्स बनते हैं वो डिस्कस करना है हमको। तो सबसे पहला अरेंजमेंट है
single angle connected to gusset plate. The very first arrangement is single angle connected to gusset plate. तो इसमें क्या होता है, ये गसट प्लेट है मान लो, और ये एक एंगल शेप है, एल शेप का एंगल, ये अपनी गसट प्लेट आ गई। तो दिस इज गसट प्लेट, दिस इज अवर एंगल, ठीक है। तो ये गसट प्लेट है एंड एंगल है, तो हमने सिंगल एंगल को गसट प्लेट से लगा हुआ है। तो याद रखना, अगर जो लेग गसट प्लेट से लगी हुई है, जैसे ये लेग गसट प्लेट से लगी हुई है, तो इसको बोलते हैं कनेक्टेड लेग। क्या बोलते हैं इसको? कनेक्टेड लेग। अब इनको जोड़ते कैसे हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी याद रखना कि जो लेग गसट प्लेट से लगी हुई है उसको बोलते हैं कनेक्टेड लेग, और जो लेग गसट प्लेट से लगी हुई नहीं है इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लेग। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लेग। ये इसका क्रॉस सेक्शन बन गया। अब अगर इसका आपको प्लान देखना है तो इसको आप आगे एक्सटेंड करेंगे, ये अपना एंगल बनेगा ऐसा, दिस इज योर एंगल एंड दिस इज द गसट प्लेट, ये अपनी गसट प्लेट आ गई। तो मैं आउटस्टैंडिंग और कनेक्टिंग को रब करता हूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक एंगल है, ये एक एंगल है एंड ये गसट प्लेट है। तो गसट प्लेट क्या करता है, अलग अलग एंगल्स को जोड़ता है, अलग अलग मेंबर्स को जोड़ता है। तो यहाँ पर क्या किया, गसट प्लेट ने एक सिंगल एंगल को जोड़ा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर बोल्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसको हम बोल्ट दिखाते हैं ऐसा, हम यहाँ पे बोल्ट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम लोग वेल्डिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। तो बोल्ट और वेल्ड क्या होता है आगे में डेप्थ में डिस्कस करेंगे हम लोग। हाल फिलहाल के लिए याद रखना है कि एंगल का कनेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू गसट प्लेट, कनेक्टिंग लेग, आउटस्टैंडिंग लेग क्या होता है ये आपको याद रखना है। दूसरा एक कनेक्शन है, टू एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द गसट प्लेट, टू एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द गसट प्लेट। मान लो आपके पास दो एंगल्स हैं जिसको आपने गसट प्लेट के सेम साइड पे कनेक्ट किया है, मतलब यहां पर एक एंगल है, उसी के नीचे दूसरा एक और एंगल है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टू एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द गसट प्लेट। आप यहां पर ऐसे बोल्टिंग कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, यहां पर एक ऐसी बोल्टिंग कर सकते हैं एंड इसके लेंथ को हम लोग L1 बोलेंगे यहां तक के, इसको L2 बोलेंगे और उसका थिकनेस क्या है, T है। सिमिलरली हम लोग यहां पर एक और अरेंजमेंट है जिसको बोलते हैं टू एंगल्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द गसट प्लेट, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बीच में गसट प्लेट है और लेफ्ट और राइट साइड में यहां पर एंगल्स है, तो इसको बोलते हैं एंगल्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द गसट प्लेट, ठीक है। यहाँ पे दो एंगल्स हैं जिसको हमने दोनों साइड्स में अप्लाई किया है, बीच में गसट प्लेट है, यहाँ बीच में क्या है, ये गसट प्लेट है एंड दो एंगल्स आ गए। तो इन तीन अरेंजमेंट्स को आपको प्रॉपर्ली याद रखना है। न्यूमेरिकल्स में मैं बहुत बार इन कनेक्शंस का इस्तेमाल करूंगा, सिंगल एंगल, डबल एंगल ऑन सेम साइड, डबल एंगल ऑन अपोजिट साइड। आज के लेक्चर में हम यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है एंड आगे के डिजाइन फिर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।